हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए कम से कम गांव में किसी भी जगह पर, जो जगह आप लोग तय करेंगे, किसी भी गांव में कम से कम एक गांव में अगले महीने एक सिलाई सेंटर की स्थापना की जाए, और जो उस सिलाई सेंटर में सिखाने का काम करेगी उसकी जो महीने की तनख्वाह है ये समाज देगा। इस समाज में जिन बच्चों ने नौकरी हासिल की है या जिन भी समाज के साथी ने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूं कि उनको समाज रत्न या गुज्जर रत्न के पुरस्कार से नवाजा जाए, और उस रत्न को, उस पुरस्कार को ये समाज, ये ग्रुप देने का काम करेगा। कि गरीब या यतीम बच्चे हैं जो अगर आपको लगता है कि वो टैलेंटेड है आप अपने गांव से, तो कम से कम अगर हम ये शुरुआत करें ये ग्रुप कि हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हमारी जो पहली मीटिंग गांव दबेड़ी में रखी गई थी भाई मुनसार चौधरी जी के घर पर, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उनके घर से एक बहुत अच्छी मुहिम की शुरुआत हुई। हम सब उसकी सदा हमेशा आभारी रहेंगे। आज की मीटिंग जिसके हमारे जिम्मेदार साथी चौधरी अजमत पूर्व प्रधान K2, चौधरी तासीम पूर्व प्रधान K2, चौधरी याकूब प्रधान K2 जो हाल के प्रधान है, चौधरी सलमान रावल, चौधरी भाई मनव्वर, मौलाना इंतजार मोहतमी मदरसा K2, चौधरी तैयब दिल्ली पुलिस, चौधरी तसवर उर्फ तस्सा, और हमारे सरपंच साहब कौसर अली बलेडा, इन्होंने इस मीटिंग का आयोजन करने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। पिछली मीटिंग में मैंने कुछ अपनी बातें रखी थी, मैं उनको दोहराता हूं। बारात में कम से कम 50 से कम आदमी ले जाना शुरू करो, इंशाल्लाह बदलाव आएगा। दूसरी बात मैंने रखी थी कि लड़के और लड़की के पक्ष वाले कपड़ों का लेना देना बंद करें, अपने रिश्तेदारों को कपड़े खुद करें, तो इससे भी शादी के खर्च में काफी कमी आएगी। अपनी बहन बुआ रिश्तेदारों को कपड़े देने की बजाय नकदी देने पर जोर दे, ताकि व्यर्थ पैसा खर्च ना हो। लड़की की शादी में गांव वालों और समाज के लोगों की दावत का चलन बंद होना चाहिए। लड़के वाले अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से वलीमा दे। अगर ये बातें मान ली जाए तो जिस मकसद के लिए हम इकट्ठा हुए हैं कि शादी में खर्च कम से कम हो, वो धीरे धीरे लोग हमारी बातें मानेंगे, एकदम से कोई तैयार नहीं होगा। ये बातें मान लेंगे, इंशाल्लाह 50% खर्च खुद ही कम हो जाएगा। अब मैं इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण बातें और मुद्दे रखना चाहता हूं, और आप लोगों का समर्थन भी चाहता हूं कि आगे हम इन पॉइंट्स पे काम करेंगे। पहली बात है कि रिश्तों में मदद करें। आप लोग ग्रुप में हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, और कुछ रिश्तों की मैचिंग हो गई है और कुछ की शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, ताज मोहम्मद DIG हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, उनके परिवार से एक लड़की का रिश्ता आया था, मैंने ग्रुप में आपके सामने साझा किया था। दिल्ली से भी बहुत अच्छे जो हमारे समाज के लोग हैं, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते भी भेज रहे हैं, उनके बच्चों को भी सही मैचिंग, परफेक्ट मैचिंग नहीं मिल पा रही है। आप लोगों की मदद से अगर किसी का घर बस जाएगा, वो हमेशा आपको दुआ देंगे। तो सभी साथी अगर एक एक रिश्ता भी भेजेगा ना, एक एक रिश्ता करवाएगा, तो 500 घर बस जाएंगे। अब दोस्त हैं, साथी हमारे ग्रुप में साइलेंट मोड पे पड़ रहते हैं, हमें क्या पड़ी है किसी करने की, जिसका होगा हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी साथियों से एक गुजारिश है कि सब समर्थन करें, कम से कम एक रिश्ता जुड़वाने में मदद करें। दूसरी बात, समाज में नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए। इस मीटिंग के बाद 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद कोई भी साथी अपना गांव चुनेगा और उस गांव में हम इंशाल्लाह नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे, लोगों के समक्ष बातचीत रखेंगे और मीटिंग रखेंगे। और मेरा अजान हो रही है, देर के लिए अपनी कमेटी और जो ग्रुप है, इनके मेंबरों से मेरी गुजारिश है, किसी भी गांव को चुनकर उसमें वॉलीबॉल का, कबड्डी का, किसी भी तरह का टूर्नामेंट करवा जाए, ये समाज उसको इनाम देगा, चाहे 5100 चाहे 11,000 हो, शील्ड भी देगा, ताकि हमारे युवा नशे से दूर होकर एक खेल की तरफ जाएंगे, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा। और एक प्रस्ताव में रखता हूं कि गरीब बेटियों के लिए जो बेरोजगार है, घर पे हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए कम से कम गांव में किसी भी जगह पर, जो जगह आप लोग तय करेंगे, किसी भी गांव में कम से कम एक गांव में अगले महीने
एक सिलाई सेंटर की स्थापना की जाए और जो उस सिलाई सेंटर में सिखाने का काम करेगी उसकी जो महीने की तनख्वाह है ये समाज देगा, ताकि गरीब बेटी अपने घर पर रोजगार कर सके, अपने माँ बाप की मदद कर सके। मेरा एक बहुत ही जरूरी जो मैं हमेशा से सोचता हूं वो प्रस्ताव है कि समाज में जिन बच्चों ने नौकरी हासिल की है या जिन भी समाज के साथी ने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूं कि उनको समाज रत्न या गुज्जर रत्न के पुरस्कार से नवाजा जाए और उस रत्न को, उस पुरस्कार को ये समाज, ये ग्रुप देने का काम करेगा। पूरी बिरादरी में जिसने काम किया है, जितना भी काम किया है, वो कमेटी डिसाइड करेगी और हर महीने कम से कम 5 लोगों को ये पुरस्कार और शील्ड से सम्मानित किया जाए, ताकि काम करने वालों को हौसला मिले और जज्बा मिले, ताकि वो लगे कि हाँ समाज हम पे नजर कर रहा है। आज हम नजर करते हैं, अगर कोई बुरा करता है उसकी चर्चा हर जगह करते हैं, लेकिन कोई अच्छा करता है उसकी तारीफ करने के लिए किसी के एक शब्द नहीं निकलता। इसलिए आप सभी साथी से गुजारिश है, ये समाज रत्न या गुज्जर रत्न के नाम से जिस तरह भारत रत्न मिलता है, तो हम भी अपनी बिरादरी में ये पुरस्कार शुरू करना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी याद रखे कि जो गलती हमारे बड़ों ने की कि अपने बच्चों की तारीफ नहीं की, उसको हौसला अफजाई नहीं की, वो हम न करें कम से कम। एक प्रस्ताव यह है कि गरीब या यतीम बच्चे हैं जो अगर आपको लगता है कि वो टैलेंटेड है आप अपने गांव से, तो कम से कम अगर हम ये शुरुआत करें ये ग्रुप कि हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। ये मेरा प्रस्ताव है। सब साथी अगर 100 रुपए महीने में निकालेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, साल में 5 लाख इकट्ठा करेंगे तो हम 50 बच्चों को तालीम हासिल करवाने में मदद कर सकते हैं। ये प्रस्ताव है कि गरीब बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, जैसा आप मुनासिब समझो, उन बच्चों के लिए गुज्जर स्कॉलरशिप के नाम से या किसी और नाम से जो आप सही समझते हैं, एक स्कॉलरशिप शुरू की जाए, ताकि दूसरे समाज भी हमसे सीखे और गरीब बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और एक प्रस्ताव है कि जिन बच्चों के 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर आए हैं या ग्रेजुएशन में 70% से ज्यादा नंबर है, अगली मीटिंग में जहां भी रखी जाएगी इंशाल्लाह उन सभी समाज के बच्चों को सम्मानित करने का काम इस ग्रुप को करना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है। पत्रकार साथियों के लिए, पत्रकार साथी हमारी इस समिति का बहुत अहम हिस्सा है। अगर वो ऐसे ही हमारी आवाज को समाज तक पहुंचाते रहेंगे, इंशाल्लाह वो अपना काम करते रहेंगे और समाज को बहुत फायदा होगा। वकील साथी हमारे जितने भी कोर्ट में बैठते हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आपके पास रिश्तों से बिगड़ी हुई कोई भी बात आए तो उनको जोड़ने का काम करें, जिस तरह भी हो सके। आप भी समाज का और दीन का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मास्टर जी से जितने भी मेरे साथी हैं, मास्टर जी हैं, समाज में अगर आपको लगता है कि आप जितने बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं, जितनी अल्लाह ने आपको दी है, उसके हिसाब से आप बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का भी काम करें। डॉक्टर भाइयों से गुजारिश है, आप समाज के बहुत बड़े रक्षक हो। अगर आप समाज में अपना योगदान देंगे और जो गरीब और जरूरतमंद है उनको फ्री दवाई भी देंगे, ये भी आपका एक समाज का काम होगा। और जो हमारे प्रधान है, जो जिम्मेदार है समाज के, उनके लिए एक संदेश है, आप लोग समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई गलत आदमी भी है ना, वो आपकी बात मानेगा, चाहे किसी पढ़े लिखे के डॉक्टर इंजीनियर की बात या वकील की बात माने ना माने, लेकिन आपकी बात जरूर मानेगा। आप उनको कहो कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, मदारिस में, प्राइवेट स्कूल में, जहां भी हो सकता है घर पे मत बिठाओ, उनको पढ़ाओ। ये बात हम तय कर ले कि बच्चा घर पे नहीं रहना चाहिए, तभी समाज में सुधार हो सकता है। और मैं यहां जो मीटिंग में एक बहुत अहम मुद्दा रखना चाहता हूं, जो हम हर साथी के लिए जरूरी है, वो ये है कि हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए। जो यहाँ पे हमारे साथी हैं, छोटे बड़े हैं, हमें सबका सम्मान करते हुए चलना चाहिए। बुराइयां हम सब में है, लेकिन हमें उनकी अच्छाई को साथ लेकर और बर्दाश्त करते हुए चलना चाहिए। मैं किस्सा, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं बाहर पढ़ता था तो मुझे किसी शख्स ने पूछा आप कहां से हो, मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो मुझसे पूछने लगे इंडिया में किस जगह से हो, मैंने बताया कि मैं पानीपत से हूँ। उन्होंने पूछा पानीपत कहाँ है, मैंने कहा कि नियर टू कैराना, कैराना के आसपास। तो उन्होंने पूछा क्या आप निजामुद्दीन मरकज को जानते हो, मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ सब कुछ। उन्होंने पूछा क्या आप कांदला को जानते हो, मैं पूछता हूँ मेरे मामा कांदला के पास के गांव से। तो उन्होंने पूछा क्या आप हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब को जानते हो, मैंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने फजाइले अमाल लिखी है और पूरे दुनिया के दावत के लोग उनको पढ़ते हैं।
तो मैं आप लोगों का कहना चाहता हूं कि उन बड़े लोग हजरत मौलाना साहब की बदौलत उन्होंने मेरा हाथ चूमा। उन्होंने कहा कि आप उस जमीन से हो जहां इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली पैदा हुए हैं, अगर आप कम से कम बड़ों का अदब करोगे अल्लाह आपको हर जगह इज्जत देगा। ये हमारे बड़ों की बदौलत है कि आपको दुनिया भर में इज्जत मिलती है। अब मैंने पॉइंट्स कुछ नोट किए, मैं एक एक सवाल का जवाब भी देते अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा। मास्टर मुस्तकीम साहब गंगो ने हमारे एक बात कही थी, उन्होंने जो विचार रखे मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप छोटे नहीं हो, आपके विचारों ने आपको बहुत बड़ा कर दिया है। आपके विचार बहुत अच्छे थे। आपके विचारों में कुछ जगह मुझे नेगेटिविटी झलकी, जिस तरह हमारा समाज कहता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भुगत भोगी हो, आपके साथ वो हो चुका है, कोई चीज असफल हो चुकी है। मैं कहता हूं आप दोबारा से शुरुआत करें, इंशाल्लाह हम लोग आपका साथ देंगे, आप मायूस मत होइए मेरे भाई। और एक जो दहेज में बड़ाई का काम आता है, वो बड़ाई किस लिए होती है कि समाज मुझे जाने। मेरे दिमाग में एक किस्सा आया, नाम मेरे बड़े हैं वो जानते होंगे, हमारे अल्लाह के रसूल नबी हुए, उनका क्या था, उन्होंने क्या कहा अल्लाह ताला से कि मैं आपकी पूरी मखलूक को दावत देना चाहता हूं, इससे बड़ा बड़ाई का काम हो सकता है? अल्लाह ने कहा ठीक है। तो जब टाइम मुकर्रर कर दिया तो अल्लाह को कहा कि भेज दीजिए, दस्तरखान लगा दिया, पूरी दुनिया के लिए दावत है, पूरी मखलूक के लिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो पता चला कि सिर्फ मछलियां आई और सारे गल्ले को खत्म कर गई। एक मछली आई और सारा खाना खा लिया। तो जो बड़ा सम्मान हमारे अल्लाह के नबी रसूल को हो सकता है, उससे बड़ा तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। हम तो अदना से इंसान है। अगर आप अपने नबी की सुन्नत पे चलेंगे तो बड़ाई भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। लोगों को जानने के लिए या समझाने के लिए आप ये काम ना करें। अगली मीटिंग में मेरा मशवरा है कि अगली मीटिंग में जितने भी हमारे मेहमान आए, उन मेहमानों के लिए किसी चीज का कोई इंतजाम ना किया जाए। मेरा मशवरा है, जाती तौर पे मैं गलत भी हो सकता हूं। और एक जो मशवरा आया है उसमें गांव के तमाम लोगों को शामिल किया जाए एक रैली की शक्ल में, चाहे वो मदरसे में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी की बैठक में हो, ताकि हमारा मैसेज गांव समाज के लोगों तक जा सके। आज यहाँ गांव के लोग मौजूद नहीं, हम इस बात का दुख है। अगर ये बात मान ली जाए तो हमारी काफी बात आसान हो जाएगी। और जो बात हमारे कौसर भाई ने कही है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको कौसर भाई जैसा बनने की तौफीक दे कि वो यहां वचन भर के जा रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा। ये भी हिम्मत का काम है, छोटी बात, इनके लिए ताली होनी चाहिए। शोएब भाई ने, राणा माजरा ने कहा कि एक समस्या यह है कि मैंने तो खा लिया, अब लोगों को खिलाने का वक्त आ गया तो मैं मुकर गया। शोएब भाई अगर हम एक बात कहेंगे, अपनी लड़की की शादी में बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा किसी को भी, लड़के के वलीमे में सबको बुलाऊंगा, सब आऊंगा। तो मैं ये कहूंगा कोई एतराज नहीं करेगा। बिल्कुल, जब हो जाएंगे जब खिला देंगे जी। हाँ बिल्कुल। अब मैं अपनी एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं भी आज एक वादा करता हूँ आप लोगों से दहेज के बारे में। मेरा इख्तियार मेरी औलाद पे होगा। कई बार इंसान मजबूर होता है अपने भाई पे, अपने परिवार पे, लेकिन अपने बच्चों पे उसका इख्तियार होता है। मैं एक ये वादा करता हूं कि मैं अपने बच्चे की, बेटी की दहेज दूंगा, उसको एजुकेशन दूंगा दहेज में, और एक स्कूल बना के दूंगा ताकि समाज की सेवा कर सके, बच्चे को पढ़ा सके। और अगर अपने बेटे की शादी करूंगा, कोई दहेज नहीं लूंगा इंशाल्लाह। उसकी जो बहू होगी उसको भी दहेज में एक स्कूल दूंगा बना के, ताकि वो भी समाज की खिदमत कर सके। और कुछ साथी में बात था, मुझे चीज का इल्म नहीं था, वो बातचीत हुई कुछ पैसे के लेने देने पे, उसका मुझे इल्म नहीं था। मैं उन साथी से कहना चाहता हूं अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बात रख सकता हूं? बोल सकते हैं। वो ये है कि वो किसी कॉलेज के लिए कुछ इमदाद सहायता कह रहे थे। किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, जिन साथियों का मन करे वो बाद में उनकी मदद करे। लेकिन मेरा सुझाव है, कोई भी चीज शुरू होती है उसको सब समाज के सामने पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि एक विश्वास हो, हर लोग उसमें दान कर सके।
समस्या ये आ रही है, जो भी प्रोजेक्ट है मेरे नॉलेज में जितना है, कि लोग मुतमईन नहीं है। मेरा मशवरा है कि हर 5 गांव से, 2 गांव से, 10 गांव से समाज जिम्मेदारी लगाए कि एक आदमी, 2 आप, हम उसको कमेटी में शामिल करेंगे और उसका एक संविधान बनाए। आने के बाद कौन चलाएगा, 10 साल बाद इसका जिम्मेदार कौन होगा? जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी खड़ी हुई, दारुल उलूम देवबंद खड़ा हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी हुई, उनका संविधान है। बाद में कौन चला रहे हैं? बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, मुसलमान रिटायर्ड। तो आगे आप कैसे चलाओगे, कौन जिम्मेदार होगा? ताकि लोग पारदर्शिता देखते हुए उसमें विश्वास कायम करें और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करें। हम बड़े बड़े मदरसों में महीने में 5-5 करोड़ भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है 5-10 करोड़ इकट्ठा करना। बड़ी बात है विश्वास काम करना कि कौन लोग संस्था में है, कितने लोग हैं, लोग कब देंगे, जब हमारा भी कोई नुमाइंदा उस कमेटी में होगा। वरना कोई इस तरह से मदद करने के लिए पीछे हटते हैं, सब सामने तो बोल देते हैं, हाल ही होता है, बाद में कोई नहीं देता। अगर आप मेरी ये सलाह माने, मैं आपकी कमेटी के कई सदस्यों से राय दे चुका हूं कि आप मीटिंग में बुलाए, लेकिन कोई बुलाता नहीं है। अगर आप इस पे काम करेंगे, हर तरह के गांव समाज की जिम्मेदारी लगाई कि भाई हम शराफत भाई को देते हैं, हम अपने एरिया से कौसर भाई को देते हैं, तो हमारे नुमाइंदे ये हैं, ये कहेंगे कि इस गांव को 2 लाख करके देने हैं, इंशाल्लाह 2 दिन में हो जाएंगे। जब नुमाइंदगी है ही नहीं, पूछ किसी की है ही नहीं, तो करेगा कौन? तो आप लोग इसमें पारदर्शिता लेकर आइए, कौन जिम्मेदार होगा, आगे क्या चलेगा, उसके बाद क्या चलेगा, पूरा संविधान होना चाहिए, तभी लोग साथ जुड़ेंगे आपके। बहुत बहुत शुक्रिया।